नमस्कार दोस्तों, मतपथ न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, महाराष्ट्र से अभी अभी खबर आई है, आप सबको भी इसकी जानकारी मिली होगी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप सोचेंगे कि बात तो करने वाले थे थंबनेल के अनुसार हम दिल्ली के चुनाव की, दिल्ली की असेंबली की, तो मैं ये महाराष्ट्र कहां से ले आया। लेकिन पूरे देश में अभी जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव और चुनाव के नतीजे आने के बाद ये जो सरकार बनने में देरी हो रही थी, तरह तरह की राजनीतिक उठापटक चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, देवेंद्र फडणवीस होंगे या नहीं होंगे, शिंदे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके ऊपर इतना घनघोर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सभी चैनल्स के ऊपर चल रहा था। तो ये एक अब चूंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बनने के बाद, मुख्यमंत्री बन जाने के बाद कल वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो उसके बाद वहां की राजनीति के ऊपर थोड़े समय के लिए जो एक हॉट डिस्कशन एक लगातार सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के ऊपर चलता रहता था, उस पर एक विराम लगेगा। तो मैंने सोचा अब अगली जो चर्चा शुरू होनी है वो दिल्ली के चुनावों की होनी है। दिल्ली के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल बहुत समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। वो अलग बात है कि अभी स्थानापन्न आतिशी मुख्यमंत्री बनी हुई है, लेकिन डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर आज भी केजरीवाल ही हैं। तो बात तो हमने दिल्ली के चुनाव की ही करनी है, दिल्ली विधानसभा की ही करनी है। लेकिन मैंने शुरुआत में आपको एक शेयर करने के लिए कि अब महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक थी उसका पटाक्षेप हो गया है और देवेंद्र फडणवीस भाजपा के नेता, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता भाजपा के, वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं कल, और दो उनके साथ उप मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे अंततः वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और साथ में अजीत पवार। तो अब अपने विषय के ऊपर लौटते हैं। दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव जैसा कि आपको पता ही है कि अभी आने वाली फरवरी में शेड्यूल्ड है और ये अभी जो चल रही है दिल्ली की 7वीं असेंबली है। आज का युवा वर्ग जो कि पिछले 15 साल से आप मान लीजिए कि 2020 में या 2015 में, उसके पहले 2013 में जिन युवकों ने, युवतियों ने पहली बार वोट दिया था, उनके दिमाग में एक चर्चा के तौर पर कि दिल्ली क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या है, दिल्ली की असेंबली क्या है, केजरीवाल का नाम आता है क्योंकि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मीडिया से भी तो वो हैं, कैसे खबरों में बने रहना ये आर्ट उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। या फिर उनसे पहले जो रही शीला दीक्षित। अगर आप आज के युवा से पूछेंगे कि भाजपा के नेता कौन है, तो शायद वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सचदेवा। तो दिल्ली का युवा वर्ग या दिल्ली का मतदाता से अगर आप पूछेंगे तो 100 में से 5 लोग भी वीरेंद्र सचदेवा का नाम लेकर ये नहीं बता पाएंगे कि दिल्ली भाजपा के कोई नेता है। खैर, उस निटिग्रिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी एक सीरीज जो दिल्ली के विधानसभा चुनावों के ऊपर अब आने वाली है, तो दृष्टिकोण मीडिया की टीम हो या मतपत्र का प्लेटफॉर्म हो, सभी दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली से ही ऑपरेट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली के चुनाव के ऊपर विशेष रूप से ना सिर्फ नजर बनी रहेगी, बल्कि बहुत सी अंदर की खबरें, बहुत सी पुरानी किस्से कहानियां दिल्ली विधानसभा और दिल्ली के नेताओं से जुड़े हुए, ये सब लेकर मैं आपके साथ आऊंगा और लगातार हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से दिल्ली में भाजपा की सरकार जो सबसे पहली बार 1993 में आई और उसके बाद से लेकर 1998 से आज 2024 का चुनाव, 2025 का चुनाव आने जा रहा है, 36 साल जो इस बात को बीत गए हैं कि भाजपा तरस रही है इस बात को कि वो सरकार में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम आने वाले वीडियोस में उस पर लगातार विस्तार से चर्चा करेंगे। पर आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद विशेष रूप से उस युवा मतदाता के लिए है जिसने दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई चेहरा देखा ही नहीं। भाजपा के जो गिने चुने विधायक हैं वो भी सब, कितना वहां आज का युवा उसको जानता है कितना नहीं, ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। तो आज उस युवा वर्ग के लिए, उस युवा मतदाता के लिए मैं दिल्ली विधानसभा की एक छोटी सी एक ऐसी वीडियो बनाने की मैंने प्रयास किया है जहां पर कि मैं आपको बता सकूं कि दिल्ली विधानसभा कब
शुरू हुई, कैसे हुई, आज दिल्ली जहां खड़ी है, जिस स्वरूप में खड़ी है, तो वहां पर कैसे पहुंची, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उस चर्चा से पहले इस वीडियो के बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके मतपत्र के इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लाइक करते हैं वीडियोस को, आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यूट्यूब की तरफ से भी हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें पर्सनली भी प्रोत्साहन मिलता है एक और अच्छी जानकारी से भरा हुआ वीडियो बनाने का। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। तो साहब, आजादी के बाद के परिदृश्य में हम लोग पहुंचते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापना मिली, यहां पर राजधानी बनी, संसद भवन यहीं पर था। तो 7 मार्च 1952 ये वो दिन था जबकि दिल्ली को एक राज्य के रूप में एक मान्यता मिली, या दिल्ली को अपनी असेंबली मिली 7 मार्च 1952 को। और उस समय जो कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, वो जो इंटरिम एक असेंबली, उसको इंटरिम इसलिए कह रहा हूं कि वो एक व्यवस्था बनाई गई थी दिल्ली असेंबली की, जिसके तहत चौधरी ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया गया और वो दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर बने। आज के युवा वर्ग, विशेष रूप से ऐसे वोटर जो जानते होंगे, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उससे पहले शीला दीक्षित थी, या उससे पहले भाजपा के जो 2-3 मुख्यमंत्री रहे। लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1952 में जब दिल्ली में असेंबली थी, तब वो पहली बार यहां के मुख्यमंत्री बने। और उस समय जो 1912 में जो पुराना यहां पर सिविल लाइंस में जो विधानसभा का भवन था, वो ई मॉन्टैग थॉमस एक अंग्रेज थे, इंजीनियर थे, उन्होंने डिजाइन की थी ये बिल्डिंग, जिसके अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक हुआ करती थी। तो इसी भवन को दिल्ली की असेंबली बनाया गया और यहां से दिल्ली की असेंबली चलनी शुरू हुई। लेकिन ये असेंबली बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई और 1953 में ही एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। उसके तहत सबसे पहले तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि उनके कुर्सी छोड़ने और दिल्ली को असेंबली भंग करने के पीछे बहुत से राजनीतिक कारण भी थे, उसके भी बहुत रोचक किस्से हैं, जिनको मैं अगले किसी और वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। कि ये असेंबली 1952 में आई और 1953 में उसको हटा भी दिया गया। क्यों हटा दिया गया, इसके पीछे बहुत सॉलिड राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कहानियां थी, एक दूसरे के प्रति कुछ केंद्रीय नेताओं और राज्य स्तरीय नेताओं की आपसी अदावत थी, जिसके चलते उस असेंबली को भंग किया गया और 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। तो उस कमीशन के गठन के बाद 1956 में आता है साहब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तो उसके तहत 1 नवंबर 1956 को वो दिल्ली जो कि एक राज्य के रूप में जानी जा रही थी, उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के रूल के अंडर एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली बन जाती है, वो राज्य से उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और उसके बाद जो दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में आ जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही चूंकि दिल्ली फैल रही थी और स्वाभाविक रूप से राजधानी होने के नाते दिल्ली में लोग आना शुरू हो गए थे, दिल्ली में रहने शुरू हो गए थे, आबादी बढ़ रही थी, तो सिविक कम्युनिटीज की जो प्रॉब्लम्स थी, जो उसकी जरूरतें थी, जो एक विकास के काम करने के लिए एक चुने हुए प्रतिनिधियों की आवश्यकता थी, तो उसके चलते 1957 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया, जिसके तहत दिल्ली में डिफरेंट वार्ड्स बनाए गए, म्युनिसिपल वार्ड्स बनाए गए। उन म्युनिसिपल वार्ड्स ने अपने अपने म्युनिसिपल काउंसलर्स को चुना। हालांकि आज आप जो स्वरूप देखते हैं 270 से ज्यादा काउंसलर्स हैं, 3 डिफरेंट दिल्ली को भागों में बांटा गया, 3 अलग अलग मेयर होते हैं। उस समय पर ऐसा नहीं था। 1957 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट बना। लेकिन जब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट बना और उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना के बाद जब काउंसलर्स ने सिविक जो काम जिसको कहते हैं नाली, खड़ंजे, सफाई, इन सब चीजों को देखना शुरू किया,
तब ये बड़ी सख्त जरूरत महसूस हुई कि भाई अब दिल्ली को कोई ऐसे प्रतिनिधि भी चाहिए जो एक नीतिगत निर्णय लेकर कुछ ऐसे निर्णय ले सके, कुछ ऐसी नीतियां बना सके जो कि दिल्ली को विकास की राह पर आगे ले जा सके। तो उसके तहत फिर 1966 में एक और एक्ट आया जो कहलाया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। उसने उस एक्ट के तहत दिल्ली की जो असेंबली जो अभी तक सस्पेंडेड एनिमेशन में चल रही थी उसको दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना दिया गया। यानी एक तरफ दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी और उसके ऊपर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना दी गई। जैसे कि आज भी आप देखते हैं कि दिल्ली में कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के ऊपर एमएलए या असेंबली है। तो उसी तरह से दिल्ली में जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से काम हुआ या उसके बाद आगे बढ़ना शुरू किया, तो जब मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई तो उसके 56 सदस्य निर्धारित हुए कि 56 सदस्य उसके चुने जाएंगे और 5 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे एलजी के द्वारा। तो आप जानते हैं कि जब 1966 में ये दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी तो फर्स्ट असेंबली की तरह, जबकि चौधरी ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री बनाया गया था, यहां भी एक इंटरिम व्यवस्था के तहत दिल्ली में जो पहले सीईसी बने या जो पहले चेयरमैन बने इस मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के, वो थे कांग्रेस के जग प्रवेश चंद्र। बहुत दिग्गज नेता रहे, शायद आज का युवा वर्ग उनको जानता भी नहीं होगा, लेकिन मैं जो अगला नाम ले रहा हूं उसके बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। जब 1967 में यानी 1967 में चुनाव हुआ, तब उस समय आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनसंघ के रूप में थी। आप जानते हैं 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ, फिर 1980 में बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में वापस जनसंघ आया। तो 1967 में वो जो जनसंघ था उसने दिल्ली के इस मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चुनावों में विजय प्राप्त करी। और आप जानते हैं इसके पहले चेयरमैन कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, जनसंघ के तब के दिग्गज नेता, जो बाद में गृह मंत्री भी बने, भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। और भाजपा या राजनीति में रुचि रखने वाला कोई भी युवा हो या वृद्ध हो, सभी लोग लाल कृष्ण आडवाणी के नाम से भली भांति परिचित ही हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार चेयरमैन बने मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के। फिर उसके बाद यह डिमांड फिर से शुरू हो गई कि अब जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है इसका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाया जाना चाहिए और दिल्ली को अपनी असेंबली की जरूरत है। तब उस समय दिल्ली में भाजपा, पहले जनसंघ, बाद में जनता पार्टी और फिर उसके बाद भाजपा, इसके जो एक फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, बहुत ही जुझारू और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भाजपा के, उनका नाम था मदन लाल खुराना, जो बाद में 1993 में पहले मुख्यमंत्री भी बने भाजपा की तरफ से। तो उन्होंने लगातार दिल्ली की सड़कों पर भाजपा और जनसंघ और जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता जो जनसंघ से थे या बाद में भाजपा के थे, वो लगातार मदन लाल खुराना जाने जाते थे अपने जीवट के लिए। उन्होंने इतने ज्यादा आंदोलन किए कि दिल्ली का जो प्रशासन था, जो प्रशासनिक तंत्र था, वो शायद केंद्र सरकार के जो कांग्रेस जो नेता होते थे या मंत्रीगण होते थे उनकी बात शायद नहीं मानता था। लेकिन अगर खुराना जी का फोन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली के प्रशासन में, केंद्र में कहीं चला जाए तो खुराना जी की बात मानी जाती थी। इतने ज्यादा प्रभावशाली और जबरदस्त नेता थे वो भाजपा के। तो दिल्ली में असेंबली हो, इस बात की वो लगातार डिमांड करते रहे और उनकी उन आंदोलनों का ही नतीजा था कि फाइनली 1991 में 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ संसद में, यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और संसद ने जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी उसको दिल्ली असेंबली में कन्वर्ट कर दिया, वो दिल्ली की असेंबली बन गई। यानी 1991 में ये वाला जो एक्ट आया जिसके तहत दिल्ली जो थी वो दिल्ली ना रहकर राष्ट्रीय राजधानी हो गई। यानी कि
नेशनल कैपिटल टेरिटरी बन गई। और ये जो असेंबली मिली, उस असेंबली के एक्ट का नाम भी था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। इस एक्ट के तहत दिल्ली में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली में चुनाव कराए जाएंगे, विधानसभाओं का प्रारूप बनाया गया और दिल्ली को 70 विधानसभाओं में बांटा गया। उसके पहले चुनाव 1993 में हुए, मैं अभी उस पर थोड़ी देर में आता हूं। तो ये जो एक्ट बना, उस एक्ट के बनने के बाद से लेकर लगातार दिल्ली में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं। अभी जो 2020 में दिल्ली में असेंबली चुनी गई, वो दिल्ली की 7वीं असेंबली है जो अभी प्रादुर्भाव में है। इसके बाद फरवरी 2025 में दिल्ली में 8वीं असेंबली के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये तो थोड़ी सी एक हिस्ट्री रही कि कैसे दिल्ली में पहली विधानसभा थी जो 1952 में थी, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन काउंसिल आई, उसके बाद दिल्ली को विधानसभा मिली 1991 में, और 1993 में दिल्ली में चुनाव हुए विधानसभा के। तो अब ये जो 7 असेंबली हैं, अगर इसका थोड़ा सा लेखा जोखा मैं फिर से विशेष रूप से अपने उस युवा वर्ग के लिए जो केजरीवाल के बियॉन्ड उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस भी जीरो है, उसने मोदी को हराने के चक्कर में अपनी पूरी जमीन खो दी। इसलिए युवा वर्ग, कांग्रेस का कौन लीडर है आज कोई नहीं जानता। आप दिल्ली के युवा से पूछे कि कांग्रेस का दिल्ली का प्रदेश का अध्यक्ष कौन है, तो बहुत कम ही लोग होंगे जो सही से कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता पाएंगे। यही हालत कमोबेश भाजपा भी कोई इससे अछूती नहीं। भाजपा के भी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज आप दिल्ली के प्रदेश की जनता से पूछेंगे कि वो उनका नाम बता दे, तो कोई वीरेंद्र सचदेवा का नाम बताने वाला नहीं है।